भाभी पहली रात ही घर से भाग गईं। भाई गुस्से में उसे ढूंढने निकलकर खड़ा हुआ। माँ ने भाई को ठंडा करने के लिए खुद घूंघट ओढ़कर कमरे में जाकर बैठ गईं। मैं भाई का इंतज़ार करते करते थक कर सो गई। सुबह आँख खुली तो होश उड़ गए। उस रात माँ भाई के साथ आज सारा दिन की थकी हारी थकावट में चूर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेटी थी। जितनी खुशी मुझे भाई की शादी की अंत की थी, अब इतनी ही थकावट और सर दर्द से मेरी जान निकल रही थी। मगर वही ऊपर वाले का शुक्र अदा भी कर रही थी कि शुक्र है सब खैरियत से हो गया। मैं अपनी गुड़िया जैसी भाभी को लेकर आ चुकी थी। मुझे कुछ देर पहले का मंज़र याद आने लगा कि मेरी भाभी भाई के साथ कितनी खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उनके जोड़े पर रक़्स कर रहा था और बार बार मेरी माँ को गांव की औरतें यही कह रही थी कि सीमा बहन कहाँ से ये फूल ढूंढ कर लाई हो। हमने तो 10 गांव छान मारे मगर हमें भी ऐसी बहू नहीं मिली। ये सुनकर तो मेरी माँ फूलों की तरह खिल चुकी थी। कहने लगी कि ये तो मेरे बेटे का नसीब है जो उसे इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बीवी मिली है। मैं यही बैठी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी कि जब मुझे भाई के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मेरा भाई तो बड़ा ही शांत मिजाज का था। आज तक मैंने कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी, तो फिर आज उसकी शादी की पहली रात थी और वे इस कदर चिल्ला क्यों रहा था। दिमाग में अजीबोगरीब सवाल आने लगे। घर वाले फ़ौरन उठ गए। मैं भी बाहर निकली तो मेरी माँ पहले ही कमरे से बाहर मौजूद थी। भाई अपने सर से गुस्से के सहरा उतारकर एक तरफ फेंक रहे थे। कहने लगा, मोना कहाँ है? ये क्या तरीका है? आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी और वे कमरे में ही मौजूद नहीं हैं। ये सुनकर तो मेरी माँ के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कहने लगी कि बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में नहीं हुई तो वो और कहाँ जा सकती है? हो सकता है वॉशरूम में हो। ये कहकर माँ ने भाई को एक तरफ ढकेला और खुद कमरे में चली गई। मैं भी एक कड़ी नज़र भाई पर डाल रही थी। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें तो जैसे गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। माँ की पीछे पीछे मैं भी उनके कमरे में दाखिल हो गई तो सामने पूरा कमरा खाली था। मैंने खुद इस कमरे को दुल्हन की तरह सजाया था। हर चीज़ जो वहाँ पड़ी हुई थी, मगर सिवाय मोना भाभी के वे तो इस कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मेरी माँ ने वॉशरूम खोलकर देखा, यहाँ तक के बेड के नीचे भी देखा, मगर भाभी तो कहीं मौजूद ही नहीं थी। हमें तो अजीब अजीब ख्याल आने लगे। माँ कहने लगी, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे यहाँ कमरे में बैठाया था और फिर 10 मिनट बाहर तुम इस कमरे में गए। भला इतनी देर में वे लड़की कहाँ जा सकती है? ये सुनकर तो भाई भी गुस्से से आग बबूला हो चुका था। बार बार भाई गुस्से से घर से बाहर निकल गया। कहने लगा कि लगता है वे मेरी इज्जत रौंद कर वापस अपने मायके चली गई है। अगर वे मुझे वहाँ ना मिली तो मैं उसे कल ही तलाक के कागजात उसके घर वालों को भिजवा दूंगा और अगर वे मुझे मिली तो फिर देखना मैं उसका हश्र क्या करता हूँ। पूरे ख़ानदान के सामने हमारी नाक कटवा रही है। भाई तो बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें कुछ समझाना चाहा मगर वे किसी की एक ना सुनते, घर से चले गए। ये सुनकर तो मेरी और माँ के हाथ पैर फूलने लगे। माँ कहने लगी, ना जाने अब क्या होगा, वे लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। अगर ख़ानदान तक ये बात पहुँच गई तो बेइज्जती होगी। जैन जिस कदर गुस्से में है, मुझे डर है कि कहीं वैसे तलाक ही ना दे दे। ऐसी बातें सुनकर तो मैं भी काफ़ी घबरा चुकी थी। सारी थकावट और नींद तो जैसे एकदम से उड़ चुकी थी। आखिर भाभी कहाँ जा सकती हैं? ना तो हमारे घर में कोई आया था ना गया था, तो फिर भला भाभी बगैर बताए कहाँ जा सकती हैं? कुछ ही देर बाद भाई का फ़ोन आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना जाने मैं क्या खबर सुना दें। माँ ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो भाई कहने लगा, क्या मोना घर वापस आई है?
या नहीं, ये सुनकर माँ ने फ़ौरन बौखलाए हुए अंदाज में कहा कि हाँ बेटा, मोना वापस आ गई है, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। माँ काफ़ी घबराई हुई थी, कहने लगी कि ये ना हो ये लड़का जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ही करवा दे, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान में भर में हमारी बेइज्जती होकर रह जाएगी। माँ की परेशानी से मैं भी परेशान थी। माँ तो रोने लगी थी। ब्लड प्रेशर उनका खतरनाक हद तक हाई हो चुका था, मगर मुझे तो इस बात की टेंशन होने लगी थी कि माँ ने भाई से झूठ बोल दिया है कि भाभी घर आ चुकी हैं। अगर भाई घर आए और भाभी ना मिली तो क्या होगा? वे तो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मेरे भाई वैसे भी नरम मिजाज के थे, लेकिन कभी उन्हें गुस्सा आ जाता था तो वे खुद को ही तकलीफ़ पहुंचा दिया करते थे। कई बार मैं उन्हें ऐसा करते हुए देख चुकी थी। वे फिर चाकू छुरियों से अपने जिस्म से खून निकालते, दर्द से चिल्लाते रहते, किसी को अपने करीब भी भटकने नहीं देते थे। कहते थे कि मुझे खुद तकलीफ़ देखकर तुम्हें सुकून मिलता है। मेरा ध्यान फिर अपने गुस्से से हटकर इस तकलीफ़ की तरफ जाता है और यूँ मेरा दिमाग से गुस्सा निकल जाता है। भाई के इस पागलपन से मैं बहुत डरती थी। वही माँ का झूठ तो जैसे मुझे फिर परेशान कर चुका था। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आपने भाई से झूठ तो बोल दिया है, लेकिन जब वे घर आएंगे तो क्या होगा? घर में तो मोना भाभी मौजूद ही नहीं है। माँ कहने लगी, मेरे पास इसका भी हल है, बस तुम अपनी ज़बान बंद रखना। बस किसी तरह आज रात तक इज्जत रह जाए तो अगली सुबह देखा जाएगा क्या होता है। माँ क्या सोच रही थी, जबकि मैं तो उनका चेहरा देख रही थी कि वे करने क्या वाली हैं। कुछ ही देर बाद जो कुछ उन्होंने किया, वे तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। माँ ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया, जो कि वही अलमारी में लटका हुआ था। मैं तो हैरान से माँ को देख रही थी कि माँ आखिर करना क्या चाहती है। दुल्हन के रूप में भला क्यों खुद को सजा रही है? मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर माँ के हाथ से लिपस्टिक ले ली और कहने लगी कि माँ, आप होश में तो हैं? ये आप क्या कर रही हैं? खुद को दुल्हन की तरह क्यों सजा रही हैं? और ये भाभी के कपड़े आपने क्यों पहन लिए हैं? ये सुनकर माँ ने मुझे पीछे को धक्का दे दिया और कहने लगी कि चुप करो लड़की, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूँगी, तुम बस खामोशी से तमाशा देखो। माँ की बात तो मेरे समझ से बाहर थी। जब उन्होंने खुद को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा लिया और मोना भाभी के लाल दुपट्टे को घूंघट गिराकर खुद बैठ गई, कहने लगी कि बस तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा भाई आए तो इसे मेरे कमरे में भेज देना। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं कहने लगी कि माँ जानती भी है कि आप क्या करने वाली हैं। ये सुनकर माँ ने एक मर्तबा फिर मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कई सवाल थे जो मेरे मन में उठ रहे थे, मगर शायद उनमें से किसी एक बात का भी जवाब माँ के पास मौजूद नहीं था। मैं बुझे हुए कदमों के साथ कमरे से निकल आई, क्योंकि मेरी माँ मुझे डांट कर वहाँ से निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने मेरी माँ क्या करने वाली है। मैं अभी यूं ही सहन में टहल रही थी जब तेजी से दरवाज़ा खुला और मेरा भाई घर में दाखिल हुआ। भाई ने जब मुझे यूं टहलते देखा तो मेरे पास चला आया। वे काफ़ी परेशान था। गुस्से से कहने लगा, कहाँ है मोना? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, ना ही मैं झूठ बोलना चाहती थी। मैंने सिर्फ उनके कमरे की तरफ देखा तो वे गहरी सांस रोकते रह गए। वे कमरे में गए और अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वहीं कमरे का दरवाज़ा बंद होने के साथ ही मेरी सांस भी रुकी थी। अजीब से ख्याल मेरे दिमाग को झांक चुभा था। मैं अपने कमरे में आ गई। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माँ तो अभी तक वापस कमरे में आई ही नहीं थी। मेरी तो सांस रोका ही नहीं। जाने रात का कौन सा वक्त था जब मेरी आंख लग गई। सुबह शोर के साथ मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ भाई के साथ मेरे बाप को कैंसर था। मैं जब 15 साल की थी तो मेरे बाप का देहांत हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां जैन भाई पर आ गई। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से
जी नहीं चुराया था। जो भी काम होता खुशी से कर दिया करते। कभी कभी किसी बात पर रोक टोक नहीं करते थे, ना ही मुझे डांटते थे। मैं जो भी बात उनसे कहती वे खामोशी से मान लिया करते थे। शुरू में हमें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबा के देहांत के बाद हमारे हालत काफ़ी ख़राब हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा भाई की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। वे हमसे बहुत ही कम बोलते थे, हर वक्त चुप चुप रहते, लेकिन अगर कोई काम उनके मिजाज के खिलाफ हो जा तो वे आग बबूला हो जाया करते थे। फिर खुद को तकलीफ़ दे देकर अपनी तकलीफ़ों को कम किया करते थे, मगर कभी भी हमें कुछ नहीं कहते थे। यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। भाई को जो पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने सारी तनख्वाह माँ के हाथ पर रखी। कहने लगे कि ये लो माँ, इस पर आपका हक है। माँ ने वे पैसे देख देखी तो हैरान रह गईं। कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम बस मुझे सामान ला दिया करना, वही बहुत है। भला मैं उन पैसों का क्या करूँगी। ये सुनकर जैन भाई ने एक बार फिर वे सारे पैसे माँ के हाथ पर रखे और कहने लगे कि माँ, आप तो इस घर की बड़ी हैं। बाबा के जाने के बाद तो सारी जिम्मेदारियाँ आपने ही देखनी है। मैं आपको जो पैसे दूंगा, आप इस घर की डोर संभालो और कुछ बचा कर भी रखो, ताकि उनसे हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये देखकर तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने वे पैसे भाई से ले लिए और वक्त गुजरता चला गया। मेरी माँ थोड़ी लालची मिजाज की थी। वे मुझे तो बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि भाई के साथ उन्हें कोई ख़ास लगाव ना था। बस फर्जी सी उन्हें मुँह पर मीठी बन जाया करती थी, जबकि पीठ पीछे तो वे उनके काम करते हुए भी 100 बातें सुनाया करती थी। जबकि वही दूसरी तरफ मुझे अपने भाई से बहुत ही लगाव था। बाबा के जाने के बाद तो जैसे मुझे भाई ने ही बाप का प्यार और मोहब्बत दिखाई थी। मैं उनका हर काम दिल जान से किया करती थी। माँ पर मेरे सामने भाई की बुराई भी करती थी, तो मैं उन्हें मुँह पर ही मना कर देती थी कि भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं, अगर वे थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हैं तो क्या हो गया। वे भी तो अपनी कई ख्वाहिशों को छोड़कर हमारे लिए अपना दिन रात एक कर रही हैं। ये सुनकर माँ का मिजाज थोड़ा बहुत बदल जाता। अगर खैर भाई की उम्र बढ़ती जा रही थी। वे मुझसे कई साल बड़े थे, मगर माँ ने तो शर्त ये रखी थी कि पहले वे मेरी शादी करेंगी, इसके बाद ही भाई की शादी होगी। इस पर भी भाई को कोई ऐतराज़ नहीं था, मगर मैंने माँ से कहा कि माँ, क्यों भाई को बूढ़ा कर रही हो। उनके साथ की उम्र के लड़कों के तो बच्चे गोद में खेल रहे हैं और आप अभी तक भाई की शादी से इनकार करती फिर रही हैं। इस बात पर माँ कहने लगी कि मेरे हाथ पर अगर पैसे होंगे तो मैं शादी करूँगी ना। ये मुझे थोड़े से तो पैसे देता है, ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा रकम हो तो शादी की तैयारियां की जाती हैं। ये सुनकर भाई ने अपनी तनख्वाह का 90% का हिस्सा माँ को देना शुरू कर दिया। भाई के पास जो भी रकम आता, माँ वे सारी अपने पास ही रख लिया करती थी। फिर भाई 1 रुपया माँ से मांगते रहते। जब लड़की ढूंढने की बारी आई तो माँ कहने लगी कि मैं खुद अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। 4 दिन बाद रिश्ता भी मिल चुका था। जब भाई को लड़की दिखाई तो भाई ने यही कहा कि जो लड़की माँ को पसंद आएगी इसी के साथ ही शादी कर दे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। माँ ने भाई के लिए दुल्हन देख ली और फिर शादी के दिन भी तय हो गया। मगर शादी वाले दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिससे किसी को भी यकीन नहीं था। मेरे भाई की शादी पूरे मोहल्ले की औरतें हमारे यहाँ आया करती थीं और खूब हल्ला गुल्ला हुआ करता। इस बीच में एक रोज़ माँ भाई की बीवी के लिए जेवर लेकर आई। इससे बड़ा ही संभाल कर भाई के कमरे में रखा कि वे मेरी अमानत है, तेरे पास ही रहे तो अच्छा है। हम इसे फिर जाकर तेरे होने वाली बीवी को दे आएंगे। भाई ये सब देखकर बहुत ही खुश था, मगर शादी से एक दिन पहले वे चोरी हो गए। जेवर किसने चुराया था, कहाँ गया था, कोई नहीं जानता था। माँ तो सैन में बैठकर सर पकड़कर रोने लगी। कहने लगी कि क्या हो गया, मेरे बेटे की सारी जमा पूंजी चली गई, एक एक पैसे से खरीदा हुआ जेवर कौन चोरी करके ले गया।
जब ये बात लड़की वालों को पता चली तो उन्होंने कह दिया कि हमें ज़ेवर से कोई मतलब नहीं, बस आप हमारी बेटी को इज़्ज़त दीजिए, हमारे लिए ही बहुत काफ़ी है। ये सुनकर भाई भी शर्मिंदा थे, मगर खैर अब ऐन मौके पर इतना ज़्यादा पैसे का इंतज़ाम किया भी तो नहीं जा सकता था, और अब जब शादी हुई थी तो दुल्हन ही भाग गई। आखिर इसके पीछे क्या चक्कर था? ये सोच सोच कर ही हम पागल हो रहे थे कि ऊपर से माँ का खुद दुल्हन जैसा होलिया बनकर भाई के कमरे में बैठ जाना मेरा तो दिमाग घूमकर रह चुका था। मगर शादी से अगले दिन जब मुझे भाई की पुकार सुनाई दी तो भाई इस कदर चीख रहे थे कि मैं बौखला कर बैठी फ़ौरन आंखें मसलते बाहर निकली तो रात का मंज़र याद आने लगा। रात को भाई के कमरे में माँ सोई थी। मैंने जैसे ही आगे जाकर देखा तो भाई माँ को बाजू से पकड़कर फर्श पर पटक चुके थे। कहने लगे कि मैं तो आपको माँ का दर्जा दे चुका था, मैंने कभी आपको अपनी सौतेली माँ समझा ही नहीं, मगर आप मेरे साथ ये सब कुछ करेंगी, मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। हाँ, ये बात सच थी कि जैन भाई मेरे सौतेले भाई थे। मेरी माँ की और जैन भाई के बाबा की ये दूसरी शादी थी, मगर इसके बावजूद मैं जैन भाई को अपने सगे भाइयों जैसा ही समझती थी। मगर ना जाने अब कमरे में क्या हुआ था कि जैन भाई माँ के साथ ये कर रहे थे। माँ फ़ौरन कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अगले ही पल वे मेरी माँ का मोबाइल उनके सामने रखते हुए कहने लगे कि ये सब कुछ झूठ है, आप इस मोना से बात कर रही हो, मैं सब कुछ जान गया हूँ और मैं तुम्हें अभी तक अपनी माँ ही समझ रहा था। इसके बाद जो हकीकत मेरे सामने आई, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मेरी माँ तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि भाई की शादी हो, उनकी नज़र तो हमेशा भाई के पैसों पर ही रही थी। अब जो ज़ेवर था किसी ने चोरी नहीं किया था, बल्कि मेरी माँ ने ही छिपाकर हंगामा कर दिया था कि कोई ज़ेवर चुरा कर ले गया है। जब भाई रात को कमरे में गया तो माँ को देख चुके थे, इसीलिए वो सोफ़े पर ही तकिया रखकर सो गया। सुबह जब वॉशरूम गया तो कमरे से माँ की आवाज़ आई और मोना के साथ बातें करके अपनी तमाम राज बोल चुकी थी कि अच्छा किया जो तुम मौका देखकर ही खिड़की से बाहर कूद गईं। अब बस मैं तुम्हें वे ज़ेवर बेचकर तुम्हारा हिस्सा दे दूँगी। अगर सच पूछो बहू घर आ जाती तो ये तो मुझे किसी काबिल न समझता था। वैसे भी मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, कब तक मेरे साथ में वफ़ा करेगा। इसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी माँ ने सब कुछ कर दिया और अब भाई का शिकार भाई मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी उनके साथ नहीं थी। लेकिन भाई तो घर से जा चुका था, वे कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। मेरी माँ पूछती रही, उन्होंने अपने हाथों से ये सब कुछ तबाह कर दिया था, मगर अब क्या हो सकता था। आज 9 साल गुजर चुके हैं, भाई ने मुड़कर कभी हमारी तरफ नहीं देखा। वे कभी कभार मुझसे फ़ोन पर बात कर लेते हैं और हर महीने पैसे भेज देते हैं, मगर दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।